नमस्कार। आज की क्लास में हम संविधान सभा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण डिबेट के बारे में जानेंगे कि संविधान सभा के समय से ही कई लोगों ने उसकी संरचना है, उसकी कार्यविधि है इत्यादि पर आक्षेप लगाने शुरू कर दिए थे। तो इस प्रकार के आक्षेप और विवाद का अध्ययन हम आज की क्लास में करेंगे कि क्या आक्षेप लगाया जाता है और उनका क्या बचाव के रूप में हम उनके तर्क दे सकते हैं, वो भी हम जानेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहला जो आक्षेप है संविधान सभा पर वो है कि जो संविधान सभा थी, क्या वो संविधान सभा एक संप्रभुत्व संपन्न संस्था माना जाना चाहिए। संप्रभुत्व संपन्न मतलब अपने ऊपर सर्वोच्च होना, जबकि उस टाइम पर ये विवाद शुरू हो गया था कि संविधान सभा के जो बनी ब्रिटिश संसद के एक वाद विवाद में वहाँ के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इसकी वैधता को चुनौती दी थी संविधान सभा को। और संविधान सभा के एक मेंबर थे M.R. जयकर, उन्होंने भी ये विचार व्यक्त किया था कि ये संप्रभु संस्था नहीं है। और उनका आक्षेप लगाने का आधार ये था कि संविधान सभा जो बनी है वो कैबिनेट मिशन योजना के अधीन अस्तित्व में आई थी और कैबिनेट मिशन ब्रिटिश संसद के अधीन ही थी। तो इसलिए इसे संप्रभु नहीं माना जा सकता ये, क्योंकि ब्रिटिश संसद के योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये सॉवरन बॉडी नहीं है। परंतु संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने इन आक्षेपों को अस्वीकार करते हुए संप्रभुता पर बल दिया। संविधान सभा संप्रभु है और अपनी पूर्ण संप्रभुता को प्रदर्शित भी किया था मेंबरों ने। वो किस प्रकार किया? वो इस प्रकार किया कि पहली बार तो कि उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया कि ब्रिटिश सरकार या अन्य कोई भी जो संविधान सभा ने अपना काम शुरू करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि ब्रिटिश सरकार या अन्य किसी भी सत्ता के आदेश से संविधान सभा का विघटन नहीं होगा। ये हम बना रहे हैं और हमारे आदेश से ही इसका विघटित होगा। कोई ब्रिटिश संसद कोई ऐसा अगर ऑर्डिनेंस लेके आती है कि संविधान सभा को विघटित कर दिया जाए, तो ये विघटित नहीं होगी। तो पहला बचाव दिया होगा कि संविधान सभा संप्रभु थी। दूसरी बात यह है कि संविधान सभा तभी भंग होगी जब इसके 2/3 या अधिक सदस्य अपने आप से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर देंगे कि संविधान सभा को विघटित किया जाता है, तभी वो होगी। तो वो संप्रभु हो जाएगी, क्योंकि उसको विघटित करने का अधिकार सिर्फ इसके सदस्यों के पास ही था। दूसरा बात यह कि वो संप्रभु कैसे थी, वो ये इस प्रकार थी कि संविधान सभा ने सभा का संचालन करने की पूरी शक्ति अपने द्वारा निर्वाचित सभापति को दे रखी थी। और इसके अलावा संविधान सभा ने क्या किया, अपने द्वारा बनाए गए किसी भी भाग या अनुच्छेद को ब्रिटिश सरकार की सहमति के लिए प्रस्तुत नहीं किया कि उनकी सहमति जरूरी है या उनका अनुमोदन जरूरी है तभी हम अपना ये प्रावधान संविधान जोड़ेंगे। ऐसा कोई काम संविधान सभा ने नहीं किया था। तो इस दोनों से ये स्पष्ट होता है कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण संप्रभुता की भावना से किया था। और 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया, तो उसके बाद संविधान सभा पर कैबिनेट मिशन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध भी कानूनी रूप से खत्म हो गए थे और संविधान सभा ने औपचारिक तौर पर पूर्णतः संप्रभु बन गई थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद ये पूर्ण संप्रभु बन गई। पहले भी संप्रभु थी, क्योंकि उसने जो भी कानून काम किया वो किसी के अधीन रहकर नहीं किया, अपने स्वयं विवेक से सदस्यों ने अपना काम किया। तो पहला आक्षेप यह है कि संप्रभु नहीं थी, तो उसका बचाव हम किस प्रकार करेंगे वो आज जाना। दूसरा जो प्रमुख आक्षेप लगाया जाता है कि संविधान सभा को भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था माना जा सकता है क्या।
तो ये प्रश्न मुख्य रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस के समाजवादी वर्ग, जो जेपी के अधीन था, श्रीमद नारायण जयप्रकाश इनके, तो और कुछ अन्य पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा उठाया गया था। उनका लॉजिक क्या था? उनका लॉजिक ये था कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन परोक्ष रूप से होने के कारण, परोक्ष अर्थात इसे सीधा भारतीय जनता ने निर्वाचित नहीं किया, परोक्ष रूप से, क्योंकि जो राज्यों की विधानसभाएं थी उन सदस्यों ने संविधान सभा के मेंबरों का निर्वाचन किया था, सीधे व्यस्त मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। तो इस कारण परोक्ष निर्वाचन के कारण इसे भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा नहीं कहा जा सकता। और इस वर्ग के समाजवादी दल के एक नेता ही जयप्रकाश नारायण ने ये एक ऐसा मत व्यक्त करते हुए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, कहा कि इनका चुनाव, जो संविधान सभा के मेंबर है उनका चुनाव वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया जाना चाहिए था। तो ये आक्षेप लगाया जाता है। अब इस आक्षेप का हम बचाव भी करेंगे किस प्रकार? वो ये कि ये आक्षेप भी कमजोर है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने उस टाइम ध्यान रखा था कि संविधान सभा देश का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था होनी चाहिए या निकाय होना चाहिए। तो उनके प्रयत्नों से कानूनी और प्रशासनिक योग्यता की दृष्टि से अनेक ख्याति प्राप्त ऐसे व्यक्तियों को संविधान सभा के लिए चुना गया जो कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं थे, जिनमें प्रमुख सदस्य थे जो कांग्रेस से नहीं जुड़े हुए थे, वो मुख्य मेंबर थे। उनमें मुख्य प्रमुख रूप से तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और प्रारूप समिति के जो 7 मेंबर थे, 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के, उसमें से केवल 2 सदस्य कांग्रेसी थे। 2 कौन कौन से? के.एम. मुंशी और टी.टी. कृष्णामाचारी, ये 2 ही कांग्रेसी थे, बाकी सब के सब गैर कांग्रेसी थे। और दूसरा, जो संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्गों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व था, जो चुने गए नहीं थे फिर भी उनका संविधान सभा में लिया गया था। और तीसरा तर्क ये दिया जाता है कि अगर पार्टी वाइज भी देखे जाए, दलीय दृष्टि से भी, तो संविधान सभा भारतीय जनता का पूर्ण प्रतिनिधित्व करती थी। यद्यपि साम्यवादी दल, ये फैक्ट आप याद रखना कि साम्यवादी दल का कोई भी सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित नहीं हुआ था, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक, जो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बना गया गठबंधन था, तो उसके सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वो साम्यवाद से निकट रूप से जुड़ा हुआ था। और समाजवादी दल ने प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन फिर भी समाजवाद की विचारधारा को मानने वाले अनेक व्यक्ति कांग्रेस की ओर से संविधान सभा के सदस्य थे। और इसके अलावा हिंदू महासभा के 2 पूर्व अध्यक्ष, जिसमें से एक डॉक्टर जयकर और दूसरे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, वो भी संविधान सभा के सदस्य थे, उनका भी प्रतिनिधित्व था। तो इन सब के अतिरिक्त जो उस समय की कांग्रेस थी, उसका आधार बहुत व्यापक था समाज के सब वर्गों में, क्योंकि कांग्रेस उस टाइम एक पॉलिटिकल पार्टी ने और राष्ट्रीय आंदोलन का लीड करने वाली संस्था थी, तो उसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। तो सही अर्थों में वह एक राजनीतिक दल नहीं होकर बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन की एक संचालन करने वाली संस्था थी। और स्वयं कांग्रेस के भीतर भी अनेक विचारधाराओं के प्रतिनिधि मौजूद थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है ये, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और तीसरा प्रश्न जो आक्षेप उठाया जाता है वो ये उठाया जाता है कि क्या संविधान सभा को पब्लिक सपोर्ट प्राप्त था, लोक समर्थन प्राप्त था? तो कुछ आलोचक कहते हैं कि संविधान सभा को जनमत संग्रह के द्वारा जनता से रेक्टिफाई नहीं कराया गया, अनुसमर्थित नहीं कराया गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संविधान सभा को लोक समर्थन प्राप्त नहीं था, क्योंकि संविधान बना उसके बाद लोगों के लिए इसको रखा नहीं गया कि आप इसके पक्ष में है या विपक्ष में है, इस पर कोई सर्वे नहीं कराया गया, समर्थन नहीं कराया गया। तो ये आक्षेप भी एक तरीके से गलत और अव्यावहारिक है। हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो उस समय की परिस्थितियाँ थी, जटिल परिस्थितियाँ के कारण जनमत संग्रह नहीं कराया जा सकता था। क्यों? क्योंकि राष्ट्रव्यापी जो जनमत संग्रह की व्यवस्था थी उसमें 17 करोड़ वोटर होते उस टाइम, 1950 के टाइम। तो वो प्रक्रिया एक अत्यधिक जटिल होती और खर्चीली होती। और दूसरा बात यह कि उस समय भारत की साक्षरता बहुत कम थी, तो लोग जनमत संग्रह करते किस पर? लोगों की बात में
समझ में आती है तब समर्थन करते। तो यह बात भी स्पष्ट है कि यदि इस प्रकार का संग्रह, जनमत संग्रह करा भी गया होता तो शायद ये लाभदायक नहीं होता, क्योंकि संविधान की जटिलताओं को समझ पाने की उम्मीद आज भी हम संविधान की जटिलता को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, सामान्य लोग, पढ़े लिखे लोग, तो उस समय के लोग कैसे समझ पाते हैं संविधान की जटिलताओं को। तो जनमत संग्रह खर्चीला और जटिल प्रक्रिया हो जाती, तो इसलिए नहीं करवाया गया। और आम कानून की समझ आम लोगों को इतनी नहीं थी, लैंग्वेज, कानून की लैंग्वेज बहुत ही बारीक होती है, तो उसको आज भी अगर हमें इसको पढ़ने के लिए बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है, तो ये आक्षेप भी कमज़ोर था। चौथा जो आक्षेप लगाया जाता है कि संविधान सभा में वकीलों का बाहुल्य था, प्रभुत्व था। तो ये सभा जनसाधारण की भावनाओं को रिप्रेजेंट नहीं करती थी, यह आक्षेप लगाया जाता है। आलोचक कहते हैं कि संविधान सभा में किसान और मजदूरों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं था, और भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो वहाँ किसान और मजदूरों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो अगर यहाँ भारत एक कृषि प्रधान देश है तो अधिकांश लोग कृषक होंगे, और जबकि उनके जीवन को निर्धारित करने वाला संविधान वकील बना रहे थे, तो यह आक्षेप लगाया जाता है। अब यह आक्षेप भी हम इसका भी काट करेंगे, तर्क जवाब देंगे तर्क संगत, कि यह आक्षेप भी लॉजिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान एक जटिल कानूनी दस्तावेज होता है, वही बात है, और उसके निर्माण में कानून के जानकार लोग ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। संविधान बनाना एक बहुत ही जटिल कार्य है, कानून की बारीकी को समझना भारतीय परिस्थितियों में कैसे, तो ये पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड लोग इसको निर्माण कर सकते हैं। तो सामान्य मजदूर और किसान संविधान और जटिल कानूनों की सूक्ष्मताओं को आसानी से नहीं समझ सकते, इसलिए वकीलों के द्वारा कानून का निर्माण किया गया। नेक्स्ट जो आक्षेप लगाया जाता है कि संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था, तो इसलिए यह संविधान सभा सभी समुदायों का रिप्रेजेंट नहीं करती, प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। यह आक्षेप मुख्य रूप से मुस्लिम लोगों और कुछ अन्य लोगों के द्वारा लगाया गया था, और ब्रिटेन के कुछ पॉलिटिशियन ने भी ऐसे आरोप लगाए थे। उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भी दावा किया था कि भारतीय संविधान सभा भारत के सिर्फ एक बड़े समुदाय अर्थात हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करती है, हिंदू वर्ग का। और लॉर्ड वाइकाउंट, जो उस टाइम हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर थे, उन्होंने तो साफ शब्दों में कहा था कि संविधान सभा पूर्णतः हिंदुओं का निकाय थी। ये आक्षेप लगाया जाता है। इस आक्षेप का भी हम जवाब देंगे कि यह भी तार्किक दृष्टि से मजबूत आक्षेप नहीं है। ये बात हमें ध्यान देने वाली है कि कैबिनेट मिशन की योजना थी, उसके अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो हुआ था वो सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर हुआ था, और इसी का रिजल्ट था कि ब्रिटिश भारत के लिए जो 296 सीटें आवंटित की गई, उसमें से 73 सीटें मुस्लिम लीग को भी मिली, और सिख समुदाय को भी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिला। परंतु विभाजन के बाद भारत में रह गई मुस्लिम लीग के निर्वाचित सदस्यों को संविधान सभा में भाग लेने का आमंत्रण भी दिया गया। तो इन सब बातों से ये बात स्पष्ट है कि भारतीय संविधान सभा पर सिर्फ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। और वैसे भी संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए जो व्यापक प्रावधान हमारे संविधान, भारत के संविधान में किए गए हैं, वे आरोप इसको झूठा साबित करते हैं कि सिर्फ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व था। अल्पसंख्यकों को कितनी टाइप की सिक्योरिटी दी गई हमारे संविधान में, उसके आधार पर यह आरोप भी मिथ्या साबित होता है। नेक्स्ट जो आरोप लगाया जाएगा, संविधान सभा का आधार सांप्रदायिक था। इसके मूल में एक तर्क दिया जाता है कि प्रांतीय जो विधानसभाएं थी उनके सदस्यों के द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। तो इसलिए ये संविधान सभा अपनी मूल प्रवृत्ति में ही धर्मनिरपेक्षता के विपरीत थी, यह आरोप लगाया जाता है। तो इस आरोप को लगाने से पीछे हमें उस समय की ऐसा होने के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों की समझ होना बहुत ज़रूरी है कि इसलिए क्यों हो गया था वैसा।
ये इसलिए ऐसा किया गया था कि जो प्रांतीय विधायकों के सदस्यों सांप्रदायिक आधार पर संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था, वो इसलिए किया गया था ताकि सांप्रदायिक सहयोग प्राप्त हो सके और संविधान सभा में किसी एक संप्रदाय का बहुमत न हो जाए। फिर वही बात हो जाती कि हिंदुओं की सभा है, तो वो ना हो जाए। और इसके अलावा मुस्लिम लीग के झूठे प्रचार को खारिज करके संविधान सभा के निर्माण में आगे बढ़ने के लिए भी ये रास्ता चुना गया था, जो उस समय की परिस्थितियों के लिए व्यवहारिक और उचित भी था। नहीं तो मुस्लिम लीग संविधान निर्माण के कार्य को आगे नहीं बढ़ने देती अगर उस टाइम ये काम नहीं होता तो उस समय की परिस्थितियों की जटिल समझ हमें होना जरूरी है। लास्ट जो आरोप लगाया जाता है कि संविधान सभा ने जो संविधान का निर्माण किया था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, वो समय आवश्यकता से अधिक लंबा समय खींच लिया था। और इनका जो आलोचना करने वाले हैं वो ये तर्क देते हैं कि जो अमेरिका का संविधान था, वहाँ उस संविधान सभा ने कुछ महीनों में वहाँ के संविधान की निर्माण कर लिया था, और वहीं भारतीय संविधान को ये काम करने में लगभग 3 साल लग गए थे। तो ये समय की बर्बादी का उदाहरण है, ऐसा इसके आलोचक कहते हैं। परंतु यह आरोप भी कमज़ोर है, ठोस नहीं है। किस प्रकार कि भारतीय और अमेरिकी परिस्थितियों में अंतर कितना है, इस पर बिना ध्यान दिए ही ये आरोप नहीं लगाए जा सकते। उन पर ध्यान देके आप आरोप लगा सकते हो कि दोनों में अंतर था। क्या अंतर है भारतीय और अमेरिकी परिस्थितियों में? तो हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि भारत में जो 600 रियासतें थी, उसके एकीकरण की जो समस्या थी, चाहे वो हो या फिर विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं को मानने वाले लोग हो या फिर विभिन्न भाषाएं और धर्मों को सदस्यों के बीच सहमति जो बनाने की चुनौती थी, ये सारी समस्याएं भारतीय संविधान सभा के समक्ष थी और अमेरिकी संविधान निर्माताओं के सामने ऐसी कोई चुनौती नहीं थी। तो इन चुनौतियों को निपटाकर सभी में सहमति करके जो संविधान निर्माण करते तो इतना लंबा टाइम लग सकता है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है, तो वहाँ पर हर तरह की विविधता पाई जाती है। 600 रियासतों का एकीकरण करना बहुत बड़ी चुनौती थी, तो ऐसी परिस्थितियाँ अमेरिका के सामने नहीं थी, तो इसलिए संविधान बनाने में लंबा समय लगा। और फिर एक बात हमें और ध्यान देनी चाहिए कि अमेरिका संविधान है वो सिर्फ संघ सरकार के बारे में निर्देश देता है और राज्यों के लिए स्वतंत्र संविधान की अनुमति देता है। अमेरिका में 2 टाइप के संविधान होते हैं, राज्यों का अपना अलग संविधान है और केंद्र सरकार का अपना अलग संविधान है। तो जो 1776 में संविधान बना था वो सिर्फ केंद्र सरकार के लिए बना था, राज्यों को उन्होंने अपनी छूट देती थी कि आप अपना जैसा चाहे संविधान बना सकते हो। और जबकि भारतीय संविधान निर्माताओं को ना सिर्फ केंद्र सरकार संबंधी बल्कि सभी राज्यों के संबंध में भी उपबंध करने थे, कानून बनाने थे। और इसके अलावा जब भारत ने संविधान निर्माण किया तो संविधान निर्माताओं के सामने लगभग 60 देशों के संविधान उपलब्ध थे, इसलिए उनका पूरा रिसर्च भी किया गया ताकि सभी जो अच्छे संविधान हैं उनकी विशेषताओं को इसमें शामिल कर सके। तो इतना बड़ा अगर काम किया गया तो इनमें समय लगना स्वाभाविक था, इसे हम समय की बर्बादी नहीं कह सकते। तो इस प्रकार जो संविधान सभा पर जो आक्षेप लगाए गए हैं वही मुख्य 7 आक्षेप हैं। और भी बहुत से आक्षेप लगाए जाते हैं, पर मुख्य आक्षेप आप ये लिख सकते हो और इनका बचाव भी आप किस प्रकार कर सकते हो वो भी आपकी क्लास में हमने जाना। नेक्स्ट क्लास में हम भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।